187 बीएनएसएस जो सीआरपीसी की 167 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसेक्शन 2 एंड 3 से क्या क्या सिचुएशंस क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और भी जो सिचुएशंस बनेंगी आगे डिस्कस करते रहेंगे। और मेरी एडवाइस आपसे रहेगी कि जब आप मेरी वीडियोस देखें तो नोटबुक और पेन लेकर बैठें। जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको, टेक्निकल पॉइंट आपको बताता हूं, उनको आप नोट करते रहिएगा। और यहां बोर्ड पर जो मैं लैंग्वेज लिखता हूं वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखता हूं फ्रेंड्स। वो इसलिए लिखता हूं कि साथ के साथ आप ये चेक भी करते रहें कि मैं जो बता रहा हूं वो एज पर बेयर एक्ट ही है या उससे अलग है। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ भी आपको बताऊंगा तो बेयर एक्ट में से बताऊंगा, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी पहले बेयर एक्ट में से ही करके दिखाऊंगा, देन बाद में फिर मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स की हेल्प लेता हूं। तो सबसेक्शन 4 की बारी आज आएगी। सबसेक्शन 4 पर जाएं तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसेक्शन 1 में पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि वो किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करते हैं और डिटेन करते हैं कस्टडी में, तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसे फॉरवर्ड कर दें फर्दर डिटेंशन ऑथराइजेशन के लिए। सबसेक्शन 2 में बताया कि जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष ये पर्सन फॉरवर्ड कर दिया गया, पेश कर दिया गया, तो इस पर्सन की कस्टडी एक बार में या पार्ट में टोटल मिलाकर 15 दिन से ज्यादा की वो कस्टडी ऑथराइज नहीं कर सकते। ये कस्टडी दोनों में से किसी भी टाइप की हो सकती है, बट टोटल मिलाकर 15 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती। दोनों प्रकार की कस्टडी का मतलब जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी। सबसेक्शन 3 में बताया गया कि ये 15 दिन से आगे भी कस्टडी बढ़ाई जा सकती है, और वो कस्टडी हो सकती है 90 डेज या 60 डेज की। कब 90 डेज होगी, कब 60 डेज होगी, ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, आप वहां देख लें, बहुत अच्छे से समझाया है। तो जो ये बात आ रही है कि मैजिस्ट्रेट साहब 2 कस्टडी में भेज सकते हैं, आइदर इन पुलिस कस्टडी और इन जुडिशियल कस्टडी, और बार बार भेज सकते हैं। तो यहां सबसेक्शन 4 में दोनों टाइप की कस्टडी में भेजने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोविजंस हैं। अलग अलग तरीके के मैनर्स फॉलो करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब जब उनको कस्टडी में भेजना होगा, जब उसका कस्टडी में डिटेंशन ऑथराइज करना होगा। पहले मैं आपको क्रक्स बता देता हूं कि सबसेक्शन 4 कहती क्या है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी लैंग्वेज क्या लिखी है, और आप मैच कर लेना कि बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने बताया है। सबसेक्शन 4 ने कहा कि अगर पुलिस कस्टडी में डिटेंशन ऑथराइज करनी है, नोट करना पुलिस कस्टडी की बात कर रहा हूं, अगर पुलिस कस्टडी में डिटेंशन ऑथराइज करनी है मजिस्ट्रेट साहब को, चाहे पहली बार कर रहे हो चाहे फिर बार बार अगली बार जितनी भी बार करनी है वो किसी भी बार कर रहे हो, तो एक ही तरीका बताया कि वो एक्यूज फिजिकली इन पर्सन इन मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया जाएगा, तभी ये मजिस्ट्रेट साहब उस पर्सन का ऑथराइजेशन कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी मजिस्ट्रेट साहब को पावर नहीं है कि जब तक एक्यूज उनके सामने पेश ना किया जाए तो वो उस एक्यूज का पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी ऑथराइज करें। तो प्रैक्टिकल की अगर मैं बात कहूं, सिंपल साधारण शब्दों में लेमैन के लिए बात कहूं, तो किसी भी एक्यूज पर्सन को ऐसा नहीं कह सकते कि वो थाने में बैठा है, सर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देख लो, उस एक्यूज को आप पुलिस कस्टडी एक्सटेंड कर दो, या उसकी पुलिस कस्टडी उसको फर्स्ट टाइम ही पुलिस कस्टडी में दे दो। ऐसा मजिस्ट्रेट साहब को करने की पावर ही नहीं दी गई। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो वो ऑर्डर इलीगल होगा, और वो जो कस्टडी होगी वो भी इलीगल होगी। ये तो हुई बात जब पुलिस कस्टडी की आ रही है। अब बात करते हैं जब जुडिशियल कस्टडी में डिटेंशन ऑथराइज करना हो, जब बार बार जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड करनी हो, तो सबसेक्शन 4 ऑफ 187 बीएनएसएस ने कहा कि ऐसे पर्सन की डिटेंशन आप ऑथराइज कर सकते हैं जुडिशियल कस्टडी में दोनों तरीके से। या तो इस पर्सन को फिजिकली इन पर्सन आपके सामने पेश कर दिया जाए, तब आप उसका जुडिशियल कस्टडी में डिटेंशन ऑथराइज कर देना, या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी अगर आपको पेश कर दिया जाता है तब भी आप जुडिशियल कस्टडी में, ध्यान देना, जुडिशियल कस्टडी में इसका डिटेंशन ऑथराइज कर देना।
तो देखा आपने कि पुलिस कस्टडी में जब डिटेंशन ऑथराइज करना है तो प्रोसीजर अलग है, जुडिशियल कस्टडी में अगर डिटेंशन ऑथराइज करना है तो प्रोसीजर अलग है। इसमें क्या चेंज आया है? चेंज के नाम पे बहुत मामूली सा चेंज है, उससे कोई लीगलिटी पे तो इफेक्ट नहीं आता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या चेंज आया है। वो मैं जब बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको दिखाऊंगा तो बता दूंगा। देखिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है? कहती है नो मैजिस्ट्रेट। नो मैजिस्ट्रेट मींस सारे टाइप के मजिस्ट्रेट को मना कर दिया गया, चाहे वो ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट हैं, चाहे नॉन ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो ऐसे दंडाधिकारी जिनका अधिकारिता है, जिनकी अधिकारिता नहीं है, ऐसे दंडाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी, कोई भी टाइप के मजिस्ट्रेट हो, सबको मना कर दिया गया। नो मजिस्ट्रेट सेल मैंडेटरी बना दिया गया कि आप ऐसा नहीं करोगे। कैसा नहीं करोगे? कि ऑथराइज डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस अंडर दिस सेक्शन। अंडर दिस सेक्शन मींस 187 BNSS। कि यहां तक की लैंग्वेज पढ़ने से तो लग रहा है कि उनको टोटल मना कर दिया गया है कि आप पुलिस कस्टडी में डिटेंशन ऑथराइज करेंगे ही नहीं। बट आगे के वर्ड्स ने थोड़ी छूट दी, कब करेंगे? कर तो सकते हैं लेकिन कब करेंगे? अनलेस द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड subsequently every time till the accused person remains in the custody of police। इन वर्ड्स का मतलब है कि आप ऑथराइजेशन पुलिस कस्टडी में कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे जब उस पर्सन को इन पर्सन फिजिकली आपके सामने पेश कर दिया जाए, या तो फर्स्ट टाइम या हर बार सब्सिक्वेंटली, बाद में हर बार जब तक वो अक्यूज पर्सन पुलिस कस्टडी में है, हर बार इन पर्सन आपके सामने पेश किया जाए, तभी उसकी आप कस्टडी को ऑथराइज करेंगे पुलिस कस्टडी में। तो ये तो बात हुई पुलिस कस्टडी में एक्सटेंशन के लिए। बट अब देखते हैं जुडिशियल कस्टडी के लिए शुरुआत हो रही है। बट मैजिस्ट्रेट में, देखिए ऊपर सेल वर्ड था इसलिए वो मैंडेटरी था कि आपको वही प्रोविजन फॉलो करना है, बट यहां पे मे वर्ड यूज किया, यहां डिस्क्रिप्शन दे दी गई मैजिस्ट्रेट साहब की। बट मैजिस्ट्रेट में एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड आइदर इन पर्सन और थ्रू द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जो पहले मैंने बताई थी बातें बिल्कुल वही लिखी हुई हैं बेयर एक्ट में भी, कि जब जुडिशियल कस्टडी में डिटेंशन को ऑथराइज करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है कि वो पर्सन आपके सामने इन पर्सन प्रोड्यूस किया गया है या थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रोड्यूस किया गया, तो आप उसका जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड कर सकते हैं। वर्ड यूज हुआ है फर्दर, फर्दर डिटेंशन। देखिए फर्दर डिटेंशन का मतलब है कि पहली बार जब आप चाहे जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो तब तो आपको पहली बार अपने सामने प्रोड्यूस कराना ही पड़ेगा, बट फर्दर डिटेंशन आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं जो चेंज आया है। देखिए यहां कुछ ये व्हाइट वर्ड्स लिखे हैं और फिर मैंने इनको एक लाइन से काट दिया है। इट मींस सीआरपीसी में ये लिखे हुए थे यहां पर, लेकिन अब जब बीएनएसएस बनाया इसको तो इनको हटाकर इनकी जगह पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस लिख दिया गया है। तो पहले क्या लिखे थे? पहले लिखा था कि प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज आइदर इन पर्सन और थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज, ये लिखा हुआ था सीआरपीसी में, क्योंकि अब बीएनएसएस में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस की डेफिनेशन दे दी है। तो जब किसी वर्ड को डिफाइन कर दिया है तो अब उसी वर्ड को यूज किया जाएगा, क्योंकि बीएनएसएस में मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज की डेफिनेशन नहीं दी गई, इसलिए इन वर्ड्स को यहां से हटा दिया और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस को रख दिया गया है। तो ये छोटी सी सबसेक्शन है, सबसेक्शन 4, और छोटी सी कंडीशंस मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर लगाई गई है, स्पेशली उन्हें ध्यान रखना है पुलिस कस्टडी के लिए। सबसेक्शन 4 में हमने देखा कि मैनर क्या होगा पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए। इसी के साथ सबसेक्शन 5 भी है, इसको भी देख लें, बहुत छोटी सी सबसेक्शन है।
और सबसेक्शन 5 में बोला नो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। यहाँ पे क्वालिफाइड मैजिस्ट्रेट है कि ये सेकंड क्लास होंगे, और इससे पहले कोई लिखा नहीं है कि जुडिशियल है या एग्जीक्यूटिव है, तो एज पर सेक्शन 3 ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे। तो नो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। थोड़ी देर के लिए ये जो वर्ड्स हैं यहां से और यहां तक इनको हटा के पढ़ो। तो नो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास shall authorize detention in the custody of police। तो कौन सी कस्टडी की बात हो रही है यहां पर? केवल और केवल पुलिस कस्टडी की बात हो रही है, जुडिशियल कस्टडी की बात नहीं है। नंबर एक बात कौन सी? सबसेक्शन 5 में उन्होंने मना कर दिया। अगर ये वाली क्लॉज, ये वाले एक्सप्रेशंस आप यहां से हटा के पढ़ेंगे तो इट मींस सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को तो टोटली मना कर दिया कि आप पुलिस कस्टडी में तो कभी भी डिटेंशन को ऑथराइज करेंगे ही नहीं। लेकिन ये बीच में एक्सप्रेशन डाल दिया उन्होंने, तो इससे ये निकला कि हां आप पुलिस कस्टडी में भेज तो सकते हैं, लेकिन केवल और केवल जब आपको हाई कोर्ट ने इस बात के लिए, इन दिस बिहाफ, इस बात के लिए ऑथराइज किया हो, स्पेशली आपको ऑथराइज किया हो हाई कोर्ट ने कि हां आप सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट हो बट पुलिस कस्टडी ऑथराइज कर सकते हैं, देन ही आप पुलिस कस्टडी ऑथराइज करेंगे। अदरवाइज पुलिस कस्टडी आप किसी भी कंडीशन में अगर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट हैं तो ऑथराइज नहीं करेंगे। इसके साथ ये मीनिंग भी निकल कर आता है क्योंकि मना किया गया केवल पुलिस कस्टडी के लिए, तो इट मींस क्या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जुडिशियल कस्टडी में डिटेंशन ऑथराइज कर सकते हैं, तो उसके लिए यहां पर कोई मनाही नहीं करी गई है। तो हम ये कह सकते हैं हां मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जुडिशियल कस्टडी में डिटेंशन ऑथराइज कर सकते हैं, उसके लिए हाई कोर्ट से कोई भी स्पेशल ऑर्डर इस लिए नहीं चाहिए। तो यह है सबसेक्शन 5। लेकिन इस सबसेक्शन 5 में दो एक्सप्लेनेशन लिखे गए हैं, ये दोनों एक्सप्लेनेशंस को समझ लेना जरूरी है। पहली बात मैं आपको बताऊं, एक छोटी जानकारी दे देता हूं कि एक होता है एनेक्टमेंट और एक होता है एक्ट। तो जो ये एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलते हैं ना कहीं पर, ये एनेक्टमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। हां एक्ट का पार्ट ये होते हैं, लेकिन एनेक्टमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। इसकी हेल्प आपको कहां मिलेगी? ये एक्चुअल में फिर लिखे क्यों जाते हैं जब ये एनेक्टमेंट का पार्ट नहीं है? ये लिखे जाते हैं कि जो बातें ऊपर लिखी गई हैं उनमें कहीं डाउट ना आ जाए, इंटरप्रिटेशन करते समय कोई एम्बिग्यूटी ना हो जाए। उस एम्बिग्यूटी को, डाउट को दूर करने के लिए जस्ट लाइक एक ये इंटरनल एड होती है, इनकी हेल्प लेके आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 में ये देखिए, जो एक्सप्लेनेशन 1 है आप पढ़ें सबसेक्शन 3 ऑफ 187 BNSS, उसमें यह बताया गया कि जब 90 डेज या 60 डेज का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो अब एक्यूज अगर कस्टडी में है और 90 डेज या 60 डेज का पीरियड एक्सपायर हो गया है तो अब ऐसे एक्यूज को बेल पर छोड़ा ही जाएगा, shall be released on bail। लेकिन वहां पर यह डाउट आ सकता है कि सपोज उसने अगर बेल बॉन्ड फर्निश नहीं किया तो भी बेल पर छोड़ दिया जाएगा क्या? हालांकि वहां पर लिखा हुआ है इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू फर्निश बेल। तो सबसेक्शन 3 ऑफ 187 BNSS में लिखी होने के बावजूद भी इस एक्सप्लेनेशन ने क्लियर किया कि उस पर्सन को shall be detained in custody so long as he does not furnish bail। उसको जब तक कस्टडी में डिटेन करके रखेंगे जब तक वो बेल फर्निश नहीं कर देगा, जमानत नहीं दे देगा। और इससे उस पे फर्क नहीं पड़ेगा कि मान लो 60 दिन या 90 दिन पास एक्सपायर होने के बाद उसका बेल का राइट बना, मजिस्ट्रेट साहब ने बेल के ऑर्डर कर दिए, बट अभी तक उसने बेल बॉन्ड फर्निश नहीं किया है तो कस्टडी में रखा जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, सबसेक्शन 3 में भी लिखा है।
अब इसी बीच मान लो आईओ ने चार्जशीट फाइल कर दी, तो अब उसका जो राइट है, जो ऑर्डर हो चुका है, वो नल एंड वॉइड नहीं हो जाएगा, बस उससे केवल बेल बॉन्ड लिया जाएगा। जब भी वो बेल बॉन्ड दे देगा तो उसे बेल पर छोड़ दिया जाएगा। यहां पर इतनी सी बात कही। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहां पर जो फर्नेस बेल लिखा है, आप एग्जाम में फर्नेस बेल मत लिख के आइएगा, आप इसको लिख के आना फर्नेस बेल बॉन्ड। ये मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है, इसलिए मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता था, बट आपको लिखना है फर्नेस बेल बॉन्ड। बिकॉज पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि फर्नेस बेल का मतलब बेल देना, और बेल केवल दो ही लोग दे सकते हैं, या तो कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। लेकिन आप इस लैंग्वेज को देखोगे तो यहां ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक्यूज पर्सन फर्निश करेगा बेल। तो एक्यूज पर्सन तो या तो बेल बॉन्ड फर्निश करेगा, या पर्सनल बॉन्ड या बॉन्ड फर्निश करेगा। बेल तो केवल या तो कोर्ट दे सकती है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दे सकता है। तो आप एग्जाम में लिख के आए फर्निश बेल बॉन्ड। तो ये था एक्सप्लेनेशन नंबर 1। अब इसके नीचे लिखा है एक एक्सप्लेनेशन नंबर 2। जैसा कि सबसेक्शन 4 में बताया कि जब पुलिस कस्टडी में भेजेंगे तो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष इन पर्सन पेश किया जाएगा एक्यूज को, और अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजना है तो इन पर्सन भी पेश किया जा सकता है, और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी पेश किया जा सकता है। तो इस एक्सप्लेनेशन ने बताया कि अगर मान लो ये क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या एक्यूज मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन 2 ने बताया। देखिए कहता है एक्सप्लेनेशन 2, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एन एक्यूज पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 4 of 187 BISS. तो the production of accused person may be proved. इस एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि एक्यूज को प्रोड्यूस किया गया था, उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। मे बी प्रूव का मतलब एक तरीका यहां पे बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सोल तरीका यही है, और भी तरीके हो सकते हैं उसको प्रूव करने के, बट एक तरीका इस एक्सप्लेनेशन ने बताया कि may be proved by his signature on the order authorizing detention. मजिस्ट्रेट साहब ने जो ऑर्डर किया किसी एक्यूज पर्सन की डिटेंशन को ऑथराइज करने के लिए, उस ऑर्डर पर एक्यूज के सिग्नेचर लिए जाएंगे। ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है, बट इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ते हैं तो क्लियर होता है कि जब भी मजिस्ट्रेट साहब कोई ऑर्डर करेंगे किसी कस्टडी में डिटेंशन को ऑथराइज करने के लिए, और एक्यूज को फिजिकली उनके समक्ष पेश किया गया है, तो उस एक्यूज के इस ऑर्डर पर सिग्नेचर लिए जाएंगे, और वो सिग्नेचर इस बात का प्रूव होंगे कि हां इस एक्यूज को उनके समक्ष पेश किया गया था। तो ये तो बात हुई जब एक्यूज को इन पर्सन फिजिकली पेश किया जाएगा। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, जब एक्यूज ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से पेश किया जा रहा हो, तो उसके लिए देखिए आगे बताया, और पिछले वर्ड कहां से पढ़े जाएंगे इसके, ये पढ़ा जाएगा द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज मे बी प्रूव्ड बाय द ऑर्डर सर्टिफाइड बाय द मैजिस्ट्रेट एज टू प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन थ्रू द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज द केस मे बी। तो जब एक्यूज को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू पेश किया गया, तो उस ऑर्डर में मैजिस्ट्रेट साहब सर्टिफाइड करेंगे कि हां एक्यूज को मेरे समक्ष पेश किया गया थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जब आप ऑर्डर देखेंगे डिटेंशन का, तो उसमें अटेंडेंस लगती है। पहले जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उनकी अटेंडेंस लगती है, स्टेट के लिए कौन अपीयर हुआ, आईओ की अटेंडेंस लगती है, आईओ कौन था, किसने एप्लीकेशन मूव की, उसके बाद अगर कंप्लेनेंट के एडवोकेट हैं तो उसकी भी प्रेजेंस लगती है, फिर उसके बाद जो एक्यूज के एडवोकेट हैं उनकी प्रेजेंस लगती है, और फिर उसी ऑर्डर में लिखा जाता है कि एक्यूज को किस तरीके से उनके सामने प्रोड्यूस किया गया। तो उसी ऑर्डर में मैजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे द एक्यूज वाज प्रोड्यूस्ड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और
बाय थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसा भी उनको उचित लगे लिखेंगे। और अगर उस ऑर्डर में ऐसा लिख दिया गया है तो ये इस बात का प्रूफ होगा कि हाँ, एक्यूज को उनके समक्ष पेश किया गया था और पेश करने का मोड था ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन नंबर 2। उम्मीद करता हूं सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 5 में लिखित दोनों एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।